नमस्कार। श्रीमान आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार एवं राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के इतिहास विभाग के तत्वावधान में आयोजित ज्ञानदूत 2.0 व्याख्यान कार्यक्रम में मैं डॉक्टर डी के चारण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर इकबाल। आप राजस्थान के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ के इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हम आपके पहले भी कई व्याख्यान ज्ञानदूत 2.0 में सुन चुके हैं। आप राजस्थान के इतिहासकारों में एक लब्ध इतिहासकार हैं। आज आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास के खिलजी प्रशासन पर अपना व्याख्यान देंगी। मैं डॉक्टर इकबाल का स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर इकबाल। नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं खिलजी प्रशासन के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी शासकों में एक प्रमुख शासक हुआ। यद्यपि खिलजी साम्राज्य की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 ईस्वी में की गई, लेकिन 1296 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो उसके द्वारा अपनी साम्राज्य प्रसार नीति के साथ साथ प्रशासन के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए गए। इसलिए खिलजी प्रशासन की जहां तक हम बात करें तो वह अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन की ही बात होगी। अलाउद्दीन खिलजी न केवल एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने एक विशाल साम्राज्य का गठन किया, इसके साथ साथ उसने प्रशासन के क्षेत्र में भी अनेक सुधार कार्य किए। वह स्वयं प्रशासनिक तंत्र का केंद्र बिंदु था और प्रशासनिक, न्यायिक और कार्यकारी अधिकार सब उसी के हाथ में थे। वह ये मानता था कि सुल्तान ही जो है सर्वोपरि है सत्ता में, और फ्रांस के लुई 16वें और प्रशा के फ्रेडरिक महान के समान वह सब खुद को जो है सर्वोच्च शक्तिमान मानता था, सर्वशक्तिमान मानता था। और उसके अधीन जो मंत्री थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, वह सिर्फ क्लर्क के समान ही थे। अलाउद्दीन का जो राजत्व सिद्धांत है जिसकी चर्चा अमीर खुसरो ने की है, तो वह ये बताता है कि उसका राजस्व सिद्धांत मुख्यतः 3 बातों पर आधारित था। प्रथम, शासक की निरंकुशता, यानी शासक जो है निरंकुश रहेगा। दूसरा, धर्म और राजनीति को उसने अलग रखा, और साथ ही साम्राज्य विस्तार की भावना। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा और साथ ही साथ धर्म पर नियंत्रण भी कायम किया। उसने अपनी एक विशाल सेना के माध्यम से न केवल एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, साथ ही साथ मंगोलों के आक्रमणों को भी रोका। उसने उलेमाओं को राजनीति से अलग रखा। वह धार्मिक नेताओं यानी उलेमाओं को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने देता था। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के राजस्व सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, उससे हमें महत्वपूर्ण बातें पता चलती है। अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रशासन था उसमें सबसे पहले हम बात करें राजतंत्र में, हम जानते हैं कि जो मुखिया होता है वह सुल्तान ही होता है, और अलाउद्दीन भी प्रशासनिक तंत्र का केंद्र बिंदु था। वह अपनी सेना का सर्वोच्च सेनापति था। वह न्यायिक अधिकारों में जो है सबसे सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी भी था, और साथ ही अपने सारे कानूनों को लागू करने वाली कार्यकारी शक्ति भी था। पूरे राज्य में सुल्तान के बराबरी का कोई भी नहीं था। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि जो मंत्री और अधिकारीगण थे वह सिर्फ जो है उसके अधीनस्थ थे, क्लर्क थे, और मोटे तौर पर उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए थे। सुल्तान जो है उसने अपनी सहायता के लिए कुछ विभागों की स्थापना भी की थी, और मोटे तौर पर 4 प्रमुख विभाग उस समय थे। उसमें जो सबसे पहला विभाग है वह था दीवाने वजारत, जिसका मुखिया होता था वजीर। इसका जो प्रमुख कार्य है वह राजस्व यानी करों को इकट्ठा करना, और साथ ही जो प्रांतों के दीवानी प्रशासन के अधिकारी थे उनकी नियुक्ति करना, और वह जो है सुल्तान के प्रति उसके माध्यम से उत्तरदायी होते थे। तो करों का एकत्र करने का काम मुख्य द्वारा उसके द्वारा किया गया,
और उसने नुसरत खां को जो है अपना वजीर बनाया था। और बाद में मलिक काफूर, जो कि दक्षिण विजय के लिए प्रमुख रूप से उसका योगदान रहा, वह आगे चलकर उसका नायब यानी वजीर भी बना और जिम्मेदारी के साथ उसने अपने कार्य को किया। और दूसरा जो प्रमुख विभाग खिलजी प्रशासन में था, वह था दीवाने आरिज। ये एक सैन्य विभाग था और इसका जो मुखिया है उसे आरिज़े मुमालिक कहा जाता था, जो कि इसका सर्वोच्च अधिकारी था। और इसके जो प्रमुख कार्य है वह निम्न प्रकार हैं, जैसे सेना को भर्ती करना, सैनिकों को वेतन बांटना, साथ ही सेना की जो साज सजावट है, उनके जो अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था है, और साथ ही सेना को प्रशिक्षण देना, इस सब की व्यवस्था करने का दायित्व आरिज़े मुमालिक का था। और साथ ही सेना के निरीक्षण की भी व्यवस्था ये करता था और युद्ध के समय ये सेनापति के साथ अभियान में जाता था। इसके अलावा जो तीसरा प्रमुख विभाग था खिलजी प्रशासन का, वह था दीवाने इंशा। यह एक प्रकार से एक शाही सचिवालय था, जिसका मुखिया दीवाने मुमालिक या दबीरे मुमालिक कहलाता था। इसका कार्य जो था वह था शाही आदेशों को और पत्रों का प्रारूप तैयार करना, सूबेदारों और स्थानीय अधिकारों से पत्र व्यवहार करना, और साथ ही सरकारी आदेशों को, आज्ञाओं को, पत्रों को पत्रावलियों के रूप में सुरक्षित रखना। इसके बाद जो चौथा विभाग था वह था दीवाने रसालत। यह एक विदेश विभाग था जो पड़ोसी राज्यों के साथ जो है संबंधों की व्यवस्था करता था, और साथ ही जो राजनीतिक जो दूतावास थे, यानी दूत थे, जो विदेशों को दूत जाते थे और विदेशों से आने वाले जो दूत थे, उनकी व्यवस्था भी दीवाने रसालत देखता था। और बर्नी हमें इस विभाग के किसी मुखिया के बारे में नहीं बताता है, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः इस विभाग का कार्य स्वयं सुल्तान देखता था। एक अन्य विभाग जिसका गठन अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था, वह था दीवाने रियासत। इस विभाग का प्रमुख कार्य आर्थिक कार्यों को देखना था, और खास तौर पर अलाउद्दीन ने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, जो उसकी एक मूल योजना थी, उस योजना का जो को नियंत्रित करने वाला विभाग था, वह दीवाने रियासत ही था, जो बाजार में सामानों की व्यवस्था को देखता था, साथ ही साथ जो है व्यापारी राज्य आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं या नहीं, मूल्यों को नियंत्रित हो पाने की व्यवस्था, बाजार नियंत्रण प्रणाली की जो व्यवस्था है पूरी तरह, वे दीवाने रियासत विभाग द्वारा की जाती थी। इसके बाद हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। तो न्याय व्यवस्था की जो बात हम करें, तो सुल्तान न्याय का प्रमुख स्रोत था तथा अपील की उच्चतम अदालत भी सुल्तान ही था। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की। वह जो है अधिकारियों को भी उनकी गलती पर कठोर सजा का प्रावधान रखता था। साथ ही जो न्याय व्यवस्था का मुखिया है, वह काजी-उल कज़्ज़ात कहा जाता था, जो कि सुल्तान के बाद न्याय विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके अलावा न्याय विभाग में बहुत सारे अधिकारी थे, जैसे नायब काजी है, मुफ्ती है। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया पद न्याय व्यवस्था में गठित किया था, उसका नाम था अमीर-ए-दाद। अमीर-ए-दाद का ये काम होता था कि जो उच्च अधिकारी अगर कुछ गलती कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो उनको दरबार में उपस्थित करना, दरबार में प्रस्तुत करना। तो अमीर-ए-दाद नामक एक नया जो है अधिकारी नियुक्त उसके समय में हुआ। इसके अलावा जहाँ तक प्रांतों की बात है, तो वहां पर सूबेदार होते थे, काजी होते थे और अन्य छोटे अधिकारी होते थे, जो न्याय व्यवस्था को संभालते थे। साथ ही छोटे शहरों और गांवों में मुखिया होते थे, जो कि आपसी झगड़ों को, विवादों को सुलझाते थे, और पंचायत जो है उसमें उसकी मदद करती थी। तो न्याय व्यवस्था बहुत कठोर थी, और सुल्तान जो है उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे पता चलता है कि उसने न्याय व्यवस्था के समक्ष जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है या जो छोटा आम व्यक्ति है और उच्च अधिकारी है, अगर अपराध समान है तो सजा भी समान देने की व्यवस्था की। इसके बाद हम बात करें राजस्व सुधारों की।
अलाउद्दीन खिलजी ने चूंकि एक विशाल सेना का गठन किया, साम्राज्य प्रसार वो करना चाहता था और एक साम्राज्य विशाल का उसने गठन भी किया। तो ऐसी स्थिति में राजस्व सुधारों की भी उससे जरूरत थी, क्योंकि राजस्व बढ़ेगा तभी जो है वो अपने कार्य पूरे कर पाएगा। माना जाता है कि अलाउद्दीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने राजस्व व्यवस्था को वैज्ञानिक प्रणाली पर पुनर्गठित करने का प्रयत्न किया। उसने सर्वप्रथम जो सुधार किया राजस्व क्षेत्र में वह था भूमि अनुदानों को रद्द करना। अलाउद्दीन ने उस समय जो प्रमुख व्यक्तियों को या सैन्य अधिकारियों को जो भूमि अनुदान दिए गए थे उनको रद्द कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी समस्त भूमि जो दान में दी गई थी अनुदान के तौर पर उनको खालसा घोषित कर दिया गया और जिसकी वजह से राज्य की भूमि में वृद्धि हुई और परिणाम स्वरूप राजस्व में भी वृद्धि हुई। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधारों का प्रमुख उद्देश्य यही था कि वो राजस्व में बढ़ोतरी करना चाहता था। उसके द्वारा किया गया एक और जो सुधार था वह ये था कि खूत यानी जमींदार, मुकद्दम यानी गांव के मुखिया और चौधरियों यानी गांव के मुखियाओं का जो प्रायवाची है, उनका जो बहुवचन के रूप में यूज किया जाता था, उनके विशेषाधिकारों को समाप्त करना। उस समय जो जमींदार थे, गांव के मुखिया वगैरह थे, वो बहुत सारे तरीकों से अपने वेतन के अलावा किसानों से अतिरिक्त जो है कर वसूल लेते थे, अलग तरीके से पैसे वसूल लिया करते थे। तो ऐसी स्थिति में सुल्तान ने ये व्यवस्था की कि इनको जो वेतन मिलता है जिसके लिए वो कार्य करते हैं, इसके अलावा उनके जो भी विशेषाधिकार हैं उनको समाप्त कर दिया जाए ताकि राज्य की आय में वृद्धि हो और किसानों को भी थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाए। इसके अलावा उसका एक प्रमुख सुधार था वह था कि पैमाइश के आधार पर भू राजस्व तय करना। उसने जो है किसानों की भूमि को पैमाइश करवाया और पैमाइश के आधार पर उनके ऊपर जो है लगान को तय किया। इससे राज्य की आय में भी वृद्धि हुई और साथ ही जो है किसानों को लिए भी ये तय हो गया कि उनको कितना भू राजस्व देना है। साथ ही अलाउद्दीन ने एक नया विभाग गठित किया जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। और ये विभाग जो है ये कार्य देखता था कि करों का जो है वसूली सही तरीके से हो रही है नहीं। आमीन और आमील वगैरह अधिकारीगण जो थे कर वसूली का कार्य देखते थे, लगान वसूली का। वो लगान पूरा कोष में जमा करा रहे हैं या नहीं करा रहे, ये कार्य दीवाने मुस्तखराज का था। साथ ही हम बात करें करों की, तो उस समय अलाउद्दीन ने लगान को बढ़ाकर 50% कर दिया। इससे पूर्व के जो सुल्तान थे या पूर्व की जो राजस्व व्यवस्था थी उसमें किसानों से 1/3 कर भू लगान के रूप में लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन ने उस कर की जो है मात्रा को बढ़ा दिया। उसने लगभग 50% जो उपज थी, आय थी किसानों की, उसको कर के रूप में लेना तय किया। साथ ही कुछ और कर भी उस समय वसूल किए गए जिसमें चराई कर, जो कि पशुओं की चराई पर लिया जाता था, और करई कर भी लिए गए। और ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार जो थे उससे राज्य की आय तो बढ़ी, लेकिन किसानों के लिए जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि उनको 50% भू लगान के अलावा अन्य कर भी दिए जाने थे। साथ ही उसने जो गैर मुस्लिम थे उनसे जजिया वसूला और साथ ही मुस्लिम लोगों से जो है उसने जकात लिया, जो कि उनकी आय का लगभग 1/40 भाग होता था। और इसका जो काम में लेने का तरीका था, जो जकात है, वे धार्मिक कार्यों पर खर्च की जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्व सुधार उसके द्वारा किए गए। साथ ही पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था में भी उसने बहुत सारे सुधार किए। अलाउद्दीन ने पुलिस और गुप्तचर विभाग को प्रभावशाली बनाया। साथ ही उस समय जो पुलिस विभाग का मुखिया होता था उसे कोतवाल कहा जाता था, और उस समय दिल्ली का जो कोतवाल है वह अलाउल मुल्क था, और वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिससे सुल्तान परामर्श लेता था। उसने पुलिस विभाग में अनेक नए पदों का गठन भी किया, और दीवाने रियासत जो है एक नया पद था जिसका उद्देश्य यही था कि वो बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखे कि वे सरकारी आदेशों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, रिश्वत, इन चीजों से वो दूर रहें। शहना नामक एक अधिकारी होता था जिसका काम लोगों को, अपराधियों को सजा देना था, दंड अधिकारी वे।
साथ ही एक नया पद सृजित और किया गया था, वह था मुहतसिब। मुहतसिब का काम ये था कि वो आम लोगों के आचरण पर निगाह रखे कि वो नैतिक जीवन बिता रहे हैं या नहीं बिता रहे हैं। वह ये भी ध्यान रखता था कि लोग जो है मदिरा पान तो नहीं कर रहे हैं, या जो सरदार हैं, अमीर हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, उनके नैतिक जीवन और उनके आचरण पर भी वह जो है ध्यान रखता था और उनकी सूचनाएं सुल्तान तक पहुंचाता था। इसी प्रकार गुप्तचर विभाग जो था उसका मुखिया बरीद मुमालिक कहलाता था, और जो गुप्तचर है उनको बरीद कहा जाता था। और वह कर्मचारी जो सूचनाओं को, गुप्त सूचनाओं को सुल्तान तक पहुंचाते थे, उनको मूनियान कहा जाता था। बरीद और मूनियान का मुख्य भूमिका हमें बाजार नियंत्रण प्रणाली में दिखाई देती है, जहां पर बरीद और मूनियान बाजार की छोटी से छोटी सूचनाओं को सुल्तान तक पहुंचाते थे, और सुल्तान को भी पता रहता था कि कोई व्यापारी ज्यादा मूल्य पर तो सामान नहीं बेच रहा है, या कोई व्यापारी मूल्य कम लेने के साथ साथ ऐसा तो नहीं कर रहा है कि वो सामान कम तोल रहा हो। और ये सारी सूचनाएं सुल्तान तक फरीद और मुनियान के द्वारा पहुंचाई जाती थी, और अगर ये सूचनाएं सुल्तान तक पहुंचती थी और अपराधियों को कठोर सजा दी जाती। इसके बाद हम बात करेंगे डाक व्यवस्था की। अलाउद्दीन के समय में डाक व्यवस्था भी बहुत कुशल थी, और जिसका परिणाम ये निकला कि राज्य में होने वाले विद्रोह तथा युद्ध अभियानों के समाचार सुल्तान को बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाते थे। राज्यों में विभिन्न डाक चौकियों की व्यवस्था की गई थी, और जहां पर घुड़सवार नियुक्त रहते थे, जो कि सुल्तान तक तुरंत सूचनाएं पहुंचाते थे। साथ ही डाक व्यवस्था की वजह से जो है राज्य के विभिन्न भागों के बीच में संपर्क में भी आसानी हो गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रांतीय शासन व्यवस्था की। बर्नी ये कहता है कि अलाउद्दीन के राज्य में केंद्र तथा खालसा प्रांतों के अलावा 11 प्रदेश और थे। प्रांतों का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसे वली या मुख्ता कहा जाता था। क्योंकि अलाउद्दीन के समय में दिल्ली सल्तनत का बहुत विस्तार हो चुका था, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ केंद्रीय शासन के द्वारा राज्य को, साम्राज्य को प्रशासित करना संभव नहीं था। इसलिए उसने विभिन्न प्रांतों का गठन किया, और जो मुक्ता या वली है वह प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते थे, जबकि जो खालसा प्रदेश है उसका प्रशासन सीधे केंद्र के द्वारा नियंत्रित होता था, और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो गांव होती थी, और जिसका मुखिया जो है गांव का प्रधान कहलाता था। यानी गांव का जो प्रधान है वह मुखिया होता था, जिसके द्वारा सैनिक, प्रशासनिक और न्यायिक कार्य किए जाते थे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अलाउद्दीन के सैनिक सुधारों। अलाउद्दीन ने सेना के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए। उसका सबसे पहला सुधार था कि उसने एक विशाल और स्थायी सेना राज्य में नियुक्त की। इससे पहले बहुत सी बार ये होता था कि सुल्तान जो है वो अपने प्रांतों की सेना पर या अपने अधीनस्थों की सेना पर निर्भर रहता था, लेकिन अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना वो करना चाहता था। जैसा कि हम जानते हैं कि उसका एक सपना रहा कि वो सिकंदर के समान विश्व विजेता बने। यद्यपि ये सपना तो वो पूरा नहीं कर पाया, और उसने पहले ये सोचा कि वो पूरे भारत को जीते, और इसके लिए उसे एक जरूरत थी स्थायी सेना की और विशाल सेना की। इतिहासकार फरिश्ता कहता है कि अलाउद्दीन की सेना में लगभग 4,75,000 घुड़सवार थे। यानी अलाउद्दीन के पास एक विशाल सेना थी, और अपनी इस विशाल सेना के बल पर ही न केवल उसने अपने राज्य में होने वाले विद्रोह का दमन किया, साथ साथ उसने मंगोलों के आक्रमणों से भी राज्य की, साम्राज्य की रक्षा की। साथ ही उसके समय का एक और प्रमुख सुधार था, वह यह था कि उसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। इससे पहले बहुत सी बार सैनिकों को, सैन्य अधिकारियों को जागीर दी जाती थी, और उसके ने एक, क्योंकि एक विशाल सेना रखी तो सबको जागीर या भूमि देना संभव नहीं था, इसलिए उसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। उस समय जो 10,000 सैनिकों की टुकड़ी थी उसे तुमन कहा जाता था।
साथ ही एक और प्रमुख सुधार उसके द्वारा किया गया सेना में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, वह था घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। क्योंकि उस समय जब सेना का निरीक्षण किया जाता था, तो सैनिक या तो कमजोर घोड़ों को भी अपनी गिनती में शामिल कर लेते थे, अथवा अपने अन्य साथियों के घोड़ों को भी अपनी सेना में शामिल करके उनकी गिनती करवा देते। तो ऐसी स्थिति में उसने ये शुरू किया कि हर जो सैन्य अधिकारी है, सैनिक है, उसके घोड़ों को दागा जाए ताकि वो दोबारा गिनती में शामिल नहीं हो पाए। साथ ही सैनिकों का भी होता था कि जो है सैन्य अधिकारी हैं वो साधारण लोगों को भी सैनिकों के रूप में गिनती में शामिल कर लेते थे निरीक्षण के समय। तो उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी उसने सैनिकों का हुलिया लिखने की परंपरा की शुरुआत की, ताकि सेना में होने वाले भ्रष्टाचार को रोका जा सके और जो वास्तविक तनख्वाह सैन्य अधिकारी ले रहे हैं उतने ही वो सैनिक और घोड़े भी अपने पास रखे, ताकि सेना जो है वास्तविक रूप से संगठित बने। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अन्य सैन्य सुधारों की, तो ये पता लगता है कि अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों का वेतन भी तय कर दिया था। उसने लगभग 234 टन का वेतन अपने एक घुड़सवार को दिया, और अगर वो एक अतिरिक्त घोड़ा रखता था तो उसको 78 टन का जो है और दिया जाता था। तो इस प्रकार न केवल उसने नगद वेतन देना शुरू किया, साथ ही सैनिकों का वेतन भी तय कर दिया, ताकि जो सैनिक है वह निश्चित रूप से अपना जो है जिम्मेदारी से कार्य कर पाए। साथ ही हम बात करते हैं आरिज मुमालिक की। जो दीवाने आरिज होता था जिसका मुखिया, वह समय समय पर जो है सेना का निरीक्षण करता था, और साथ ही जब सैनिक अभियान पर सेना जाने के लिए तैयार होती थी, उस समय भी सेना का कठोर निरीक्षण किया जाता था, ताकि सेना जो है उसकी सफलता पहले से ही तय हो जाए। और इसका उद्देश्य यही था कि अलाउद्दीन जो है असफलता का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सेना को न केवल सुसंगठित बनाया, बल्कि उसके निरीक्षण की भी अच्छी व्यवस्था की। साथ ही सैनिकों के अस्त्र शस्त्र कवच आदि पर भी पूरा ध्यान दिया जाता था, और किलों का जो घेरा डाला जाता था उसके लिए सेनाओं के साथ मंजनी, अरारदा, मगरबी आदि यंत्र होते थे, और इनका कार्य ये होता था कि दुश्मन पर पत्थर और आग फेंकने का काम करते थे। तो अलाउद्दीन के द्वारा जो सेना में सुधार किए गए, उसके बल पर उसने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, साथ ही उसने जो मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे उस समय सीमा पर मंगोलों का संकट विद्यमान था, उस संकट का भी सामना उसने दृढ़ता पूर्वक किया। जहां तक अभी हम हथियारों की बात कर रहे थे, तो किलों का घेरा की हम राजस्थान की अगर बात करें तो चित्तौड़ का जो सबसे मजबूत किला था या रणथंभौर का किला था, उन किलों का जो है घेरा डाला गया, तो उसमें इन हथियारों का प्रयोग किया गया, और अंततः लंबे घेरों के बाद, जैसे कि चित्तौड़ का जो घेरा है लगभग 6 महीने चला था, वहीं रणथंभौर का घेरा तो 1 साल से भी ज्यादा चला, लेकिन अंततः इन हथियारों के बल पर और अन्य कूटनीति के बल पर अलाउद्दीन खिलजी ने सफलता हासिल की। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, साथ ही साथ उसने एक व्यवस्थित शासन प्रणाली का भी गठन किया, ताकि उसे सफलता हासिल हो जाए। और इसीलिए इतिहासकार ईश्वरी शरण लाल कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपने अग्रगामियों में, सल्तनत में जितने भी शासक हुए, उनमें अपने पहले आने वालों से और बाद में आने वालों से सबसे ज्यादा जो है प्रशासन के क्षेत्र में योग्य था। और अलाउद्दीन खिलजी के जो भी सुधार हैं, चाहे वे प्रशासन के क्षेत्र में हो, न्याय के क्षेत्र में हो, पुलिस के क्षेत्र में हो, या राजस्व सुधारों में हो, या सैन्य सुधारों में हो, हर क्षेत्र में उसने जो है कुछ नवीन परंपराओं की शुरुआत की, जैसे दीवाने मुस्तक राज की स्थापना, दीवाने रियासत की स्थापना, या सेना में घोड़ों को दागने और हुलिया लिखने की परंपरा। ये उसकी मूलभूत सुधार थे, जो कि उसकी अपनी मौलिक योजनाएं थी। और निश्चित रूप से अलाउद्दीन खिलजी अपने इन सुधारों के माध्यम से अपने जीवन काल में एक निश्चित तौर पे एक सफल प्रशासक कहलाने का हकदार है। धन्यवाद।